सो कंटिन्यू करते हैं जो एडिशनल पार्ट हमारा डेफिनेट इंटीग्रल का था बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। एक क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आ जाता है, लिमिट्स आर फ्रॉम 1 to 4 मॉडुलस x minus 1 प्लस मॉडुलस x minus 2 प्लस मॉडुलस x minus 3 dx। इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 4 मॉडुलस x minus 1 प्लस मॉडुलस x minus 2 प्लस मॉडुलस x minus 3। ये चीज हम लोगों ने सॉल्व करनी है इंटीग्रेशन, बट बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। अब क्योंकि यहाँ पर हमारे पास मॉडुलस का क्वेश्चन है और मॉडुलस का क्वेश्चन हम लोगों को पता है कि हम लोगों ने मॉडुलस रिमूव करना बेस्ड ऑन द इंटरवल एंड द लिमिट्स, उसके बाद ही सॉल्व कर पाएंगे। अब दो तरीके हैं बेटा इसको करने के, या तो हम लोग तीनों मॉडुलस का इंटीग्रल अलग अलग कर लें, इंटीग्रल 1 to 4 मॉडुलस x minus 1, इंटीग्रल 1 to 4 मॉडुलस x minus 2, इंटीग्रल 1 to 4 मॉडुलस x minus 3, या तीनों का कंबाइंड आंसर ही लिख सकते हैं। अब कंबाइंड आंसर लिखना है, अगर हम लोग इसको देखें तो ये जो लिमिट हमारी, ये पॉइंट की लिमिट जो है वो x अप्रोचेस 1 से ऑनवर्ड सारे का सारा पॉजिटिव रह जाएगा। इसको हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, 1 to 4 मॉडुलस x minus 1 dx प्लस 1 to 4 मॉडुलस x minus 2 dx प्लस 1 to 4 मॉडुलस x minus 3 dx। इसको लिमिट को ब्रेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये 1 से लेकर 4 तक है, ऑलरेडी ये पॉजिटिव ही है। सो आई कैन राइट डाउन 1 to 4 इस तरह से x minus 1 dx। अब इसको लिमिट को ब्रेक करने की जरूरत पड़ेगी 1 से लेकर 2 माइनस x minus 2 dx प्लस 2 से लेकर 4 x minus 2 dx प्लस इसकी लिमिट को फिर से ब्रेक करने की जरूरत पड़ेगी 1 से लेकर 3 माइनस ऑफ x minus 3 dx प्लस 3 से लेकर 4 x minus 3 dx। याद है ना पॉइंट किस तरह से हम लोग फाइंड आउट करते हैं? पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों ने जो मॉडुलस के अंदर फंक्शन गिवन है बस उसके अकॉर्डिंगली वी हैव टू फाइंड आउट। अब इंटीग्रेशन करेंगे, जिसका इंटीग्रल आ जाएगा x²/2 माइनस x लिमिट्स फ्रॉम 1 to 4। इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस x²/2 माइनस 2x लिमिट्स 1 से लेकर 2। इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा x²/2 माइनस 2x लिमिट्स फ्रॉम 2 to 4। next one minus x²/2 minus 3x limits 1 से लेकर 3 and then x²/2 minus 3x limits are from 3 to 4। और उसके बाद जब हम लोग सॉल्यूशन करते हैं पहले 4 पुट करेंगे, 16/2 8 minus 4 minus 1/2 minus 1, ये आ जाएगा पहला इंटीग्रल। माइनस इसको सॉल्व करेंगे 2 का स्क्वायर 4/2, 2 minus 4 पहला पार्ट और दूसरा पार्ट 1/2 minus 2। सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट 4/2 it will be 8 minus 8 minus 2 का स्क्वायर over 2 it is 2 minus 4, then minus of this one 9/2 minus 9 minus 1/2 minus 3, and after that this is the last one plus 4 का स्क्वायर over 2 8 minus 12 minus 3 पुट करते हैं 9/2 minus 9। और इसके बाद बेटा सिंपलीफाई करके हम लोग इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, जस्ट सिंपलीफिकेशन ही रह जाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन जो है कुछ अलग प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड है। अभी तक तो हम लोगों ने किया मॉडुलस फंक्शन और ब्रैकेट प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रल 0 to 1 x into 1 minus x raised to power 5/2 x into 1 minus x raised to power 5/2। अब बेटा इन क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करना होता है व्हाट वी नीड टू डू हियर, इसको i कंसीडर कर लेते हैं। I will become equals to 0 to 1 1 minus x into 1 minus x raised to power 5/2 dx। प्रॉपर्टी हम लोगों ने कौन सी लगाई है? 0 से लेकर a fx dx is equals to 0 से लेकर a f of a minus x dx। यानी कि जो अपर लिमिट दी हुई है अपर लिमिट माइनस x कर देना है। अब यहाँ भी अपर लिमिट 1 गिवन है, सो वी विल राइट डाउन 1 minus x।
it will become I is equals to 0 to 1 1 minus x और ये x रेज पर 5/2 dx। चेक कीजिए, ये प्लस का 1 और माइनस का 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी आपके पास x रह जाएगा। अब ये x अंदर मल्टीप्लाई होगा, सो I is equals to 0 to 1 x रेज पर 5/2 माइनस x रेज पर 7/2 dx। जब x के साथ x रेज पर 5/2 मल्टीप्लाई होगी, इट विल बिकम x रेज पर 7/2। अब इंटीग्रेट करते हैं, I will become equals to x raised power 7/2 over 7/2 minus x raised power 9/2 over 9/2 and limits are from 0 to 1। इसके बाद इसको सिंपलीफाई करते हैं, किया जाएगा 2/7 x raised power 7/2 0 to 1 minus 2/9 x raised power 9/2 0 से लेकर 1 तक। अब अपर लिमिट पुट करनी है माइनस लोअर लिमिट, 1 की जितनी मर्जी पावर हो जाए इट विल रिमेन एज सेम। सो 2/7 माइनस 2/9 आ जाएगा 63, इट इज 18 माइनस 14 दैट इज 4/63 विल बी द आंसर। जब भी हमारे पास इस तरह से कुछ पावर फ्रैक्शनल फॉर्म में होगी या कुछ जिसको कह लो स्क्वायर रूट या क्यूब रूट की फॉर्म में होती है, तो हम लोग यही प्रॉपर्टी लगाते हैं f of a limit 0 to a fx dx is equals to 0 to a f of a minus x dx। ठीक है, इंटीग्रल 0 square into under root of 3 minus x, सेम प्रॉपर्टी यूज होगी बेटा जी। 0 to a fx dx is equals to 0 to a f of a minus x dx, so it will become equals to 0 to 3 minus x का whole square under root of 3 minus x dx। इसको सॉल्व करेंगे, 0 to 3 9 plus x square minus 6x और यहाँ पर बेटा आपके पास बचेगा under root x dx, क्योंकि प्लस का 3 और माइनस का 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। प्रॉपर्टी हमने यूज की है 0 to a fx dx is equals to 0 to a f of a minus x dx। अब अंडर रूट x को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, अंडर रूट x पता है पावर 1/2 होती है, 0 से 3 9 into x raised power 1/2 plus x raised power 5/2 minus 6 into x raised power 3/2 dx। पावर 2 के साथ 1/2 पावर मल्टीप्लाई होगी तो 5/2 हो जाएगा। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं बेटा, 9 into x raised power 3/2 over 3/2 लिमिट्स हो जाएंगी 0 से 3 प्लस x raised power 7/2 over 7/2 लिमिट्स हो जाएगी 0 से 3 माइनस 6x raised power 5/2 over 5/2 लिमिट्स विल बी 0 से लेकर 3। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं बेटा, ये हमारे पास आ जाता है, पहली टर्म आ जाती है 6 into x raised power 3/2 लिमिट्स 0 से 3, क्योंकि ये 2/3 हो जाएगा, 2/3 9 के साथ मल्टीप्लाई होकर 6 रह जाएगा, प्लस 2/7 x raised to power 7/2 4 3 से लेकर 0 से लेकर 3 माइनस ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 12/5 x raised power 5/2 3 लिमिट्स 0 से लेकर 3 तक। अब इसके बाद सिंपलीफाई करेंगे बेटा जी, देखिएगा 6 3 raised power 3/2 प्लस 2/7 3 raised power 7/2 minus 12/5 3 raised power 5/2। अब 3 raised power 3/2 बेटा जी हमारे पास होता है 6 into 3 under root 3 plus 2/7। 3 की पावर बेटा 7/2 होती है, 3 पावर और 1/2 पावर, यानी कि ये आ जाएगा 27 under root 3। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है माइनस 12/5, 3 की पावर 5/2 होता है, 3 की पावर 2 और 3 की पावर 1/2, यानी कि ये हो जाएगा 9 अंडर रूट 3। और जब सिंपलीफाई करते हैं ये आता है 18 अंडर रूट 3 प्लस 54 ओवर 7 अंडर रूट 3 माइनस 108 ओवर 5 अंडर रूट 3। एलसीएम ले लेते हैं बेटा, 35 एलसीएम आ जाएगा, 35 into 18 under root 3, 18 5 the 90, 9 carry over 57 और 9 60, 660 under root 3, 660 under root 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद
7 के टेबल में इसको कैंसिल आउट किया 5 54 5 का ये आ जाएगा 20 और 270 अंडर रूट 3 एक मिनट 18 5 का 90 9 कैरी ओवर 18 3 का 54 और 9 63 बेटा ये 630 आना है करेक्शन कीजिएगा माइनस 5 के साथ इसको किया 7 into 108 756 अंडर रूट 3 630 और 270 900 आ जाएगा 900 under root 3 minus 756 under root 3 your answer is 144 over 35 under root 3 so answer for this question is 144 under root 3 over 35 now two more questions first one is 2 से लेकर 3 under root x over under root x plus under root of 5 minus x dx और एक और क्वेश्चन लिखते हैं 2 से लेकर 8 क्यूब रूट ऑफ x plus 1 over क्यूब रूट ऑफ x plus 1 plus क्यूब रूट ऑफ 11 minus x dx अब बेटा एक बात याद रखिए अगर हम लोग प्रॉपर्टी ना लगाएंगे तो ये इंटीग्रेशन करनी बहुत मुश्किल है इनकी अब यहाँ पर देखिए एक प्रॉपर्टी यूज होगी दोनों क्वेश्चन में and that property is a to b fx dx is equals to a to b f of a plus b minus x dx करवाई थी ना प्रॉपर्टी a to b fx dx is equals to a to b f of a plus b minus x dx अब ये प्रॉपर्टी यूज करनी है तो बेटा जब भी इनको यूज करना है तो इसको i के बराबर मानना है और इसको इक्वेशन नंबर 1 सिमिलरली इसको i कंसीडर करके इसको इक्वेशन नंबर 1 लिखना है इसके बाद i इज इक्वल टू देखिएगा 2 to 3 अंडर रूट ऑफ 3 plus 2 minus x ओवर अंडर रूट ऑफ 3 plus 2 minus x plus अंडर रूट ऑफ 5 minus 3 plus 2 minus x dx चेक कीजिए a plus b minus x लिख दिया हर एक जगह पे so I will become equals to integral 2 to 3 under root of 5 minus x over under root of 5 minus x plus under root of x dx चेक कीजिए ये प्लस का 5 और ये माइनस 5 कैंसिल आउट हो जाएगा now this is equation number 2 इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है बेटा adding 1 and 2 adding 1 and 2 जब फर्स्ट और सेकंड को ऐड किया I plus I will become 2i इंटीग्रल 2 से लेकर 3 अब बेटा आप लोग यहां ध्यान दीजिए ये टर्म और ये टर्म डिनोमिनेटर सेम है तो जब ऐड करेंगे तो हमारे पास न्यूमरेटर भी यही टर्म बन जाएगी सो इट विल बिकम अंडर रूट x प्लस अंडर रूट ऑफ 5 माइनस x डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ 5 माइनस x dx और ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे रिमेनिंग हमारे पास रहता है इंटीग्रल 2 से लेकर 3 1 dx और बेटा जी 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x सो 2i इज इक्वल्स टू x लिमिट्स 2 से लेकर 3 और जब पुट करते हैं ये आता है 3 - 2 तो इसका मतलब i की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 दिस इज योर आंसर इसी तरह अब अगर इधर बात करें सो i इज इक्वल्स टू इसको इक्वेशन नंबर 1 हम लोगों ने लिख दिया था नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं 2 से लेकर 3 क्यूब रूट ऑफ देखिए 2 से लेकर 8 है 8 plus 2 minus x plus 1 over क्यूब रूट ऑफ 8 plus 2 minus x plus 1 plus क्यूब रूट ऑफ 11 minus 8 plus 2 minus x dx चेक कीजिए फिर से वही प्रॉपर्टी लगाई है a plus b minus h यहाँ हमारे पास क्या रह जाता है i is equals to 2 से लेकर 8 क्यूब रूट ऑफ 10 और 11 minus x क्यूब रूट ऑफ 10 plus 1 11 minus x plus क्यूब रूट ऑफ 10 11 और ये minus 10 कितना हो गया -1 और अल्टीमेटली ये क्या बन जाएगा x plus 1 dx this is equation number 2 after this same adding 1 and 2 adding 1 and 2
जब 1 और 2 को ऐड किया I plus I will become 2I is equals to 2 से लेकर 8। हाँ जी, अब देखिए फिर से डिनोमिनेटर सेम है इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 का, और जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है एडिशन करेंगे बेटा आपके पास न्यूमरेटर में भी वही टर्म बचेगी जो डिनोमिनेटर में है। सो कैंसल आउट होके इसका भी आंसर हमारे पास 1 रह जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में हमारे पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम आ गए थे, यहाँ पे भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम आ जाएंगे और कैंसल आउट हो जाएंगे। और 1 का इंटीग्रेशन x 2 से लेकर 8 तक और लिमिट पुट कर दी 8 - 2 = 6। सो 2i = 6 है, तो i की वैल्यू बेटा हमारे पास आ जाती है 3 एंड दैट इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है बेटा, सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक बेटा हमारे पास है रेवेन्यू फंक्शन एंड कॉस्ट फंक्शन। रेवेन्यू फंक्शन एंड कॉस्ट फंक्शन याद कीजिए, इससे पहले हम लोगों ने डेरिवेटिव में मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट वगैरह फाइंड आउट की थी। तो वहां पे हम लोग किस तरह से फाइंड आउट करते थे मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट। जो कॉस्ट फंक्शन दी हुई है उसका डेरिवेटिव कर दिया मार्जिनल कॉस्ट आ गई, जो रेवेन्यू फंक्शन दिया हुआ उसका डेरिवेटिव कर दिया मार्जिनल रेवेन्यू आ गया। अब हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल में क्या कहते हैं कि जो रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन गिवन होगा, मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन गिवन होगी, we need to find out the cost function as well as the revenue function। तो करना क्या है, कॉस्ट से मार्जिनल कॉस्ट निकाली तो डेरिवेटिव कर लिया, मार्जिनल कॉस्ट से कॉस्ट निकालनी है तो क्या करेंगे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। हमने पहले भी पढ़ा कि इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। सिमिलरली मार्जिनल रेवेन्यू से अगर रेवेन्यू फाइंड आउट करना है we will integrate the marginal revenue function। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला इसके ऊपर बेस्ड। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है फाइंडिंग फंक्शंस when marginal functions are given। marginal functions are given। तो बेटा सीधी सी बात है, अगर आपके पास मार्जिनल कॉस्ट गिवन है यू नीड टू फाइंड आउट कॉस्ट फंक्शन। क्या करना है बेटा, आपने जो मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन होगा उसका इंटीग्रेट कर देना विद रिस्पेक्ट टू x, और इसके साथ बेटा कुछ ना कुछ कंडीशन गिवन होती है। याद कीजिए कॉस्ट फंक्शन था फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, यहां से हमारे पास जो इंटीग्रेट करने के बाद आएगा वो x की फॉर्म में आंसर आएगा, और x की फॉर्म में आंसर हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट होती है, और जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसको जब हम लोग रिमूव करेंगे तो मान लीजिए हमारे पास कॉस्ट फंक्शन आ गया प्लस k हम लोग लिखेंगे, और यहाँ पर जो एक k कांस्टेंट है इट विल रिप्रेजेंट फिक्स्ड कॉस्ट, और जो कंडीशन गिवन होती है वहां से हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट निकालेंगे। अदरवाइज इंटीग्रल जब करते थे तो हम लोग समथिंग कांस्टेंट प्लस c करते थे ना, वही चीज यहाँ पर प्लस c की बजाय हम लोग कैपिटल K लिख देंगे क्योंकि c ऑलरेडी हम लोग मार्जिनल कॉस्ट की फॉर्म में फाइंड आउट करेंगे। इसके बाद अगर मार्जिनल रेवेन्यू गिवन है, आपने रेवेन्यू फाइंड आउट करना है तो पुत्र जी सीधी सी बात है इंटीग्रल मार्जिनल रेवेन्यू एंड यू विल गेट रेवेन्यू फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x प्लस समथिंग कांस्टेंट k, और k की वैल्यू भी हम लोग वहां जो कंडीशंस गिवन होंगी उसके अकॉर्डिंगली हम लोग फाइंड आउट करेंगे। एक बात याद रखिएगा, जो रेवेन्यू फंक्शन होता है ना इसमें जनरली जो कंडीशंस होती हैं वो ये होती है कि x = 0 तो rx = 0। x = 0 मतलब कोई चीज बेची ही नहीं, और जब कोई चीज बेची ही नहीं तो रेवेन्यू कुछ हुआ ही नहीं, तो वहां से x = 0 r = 0 लगाकर हम लोग कैपिटल K की वैल्यू निकाल लेते हैं। और यहाँ जब कैपिटल K की वैल्यू निकालनी होती है तो हम लोगों को फिक्स्ड कॉस्ट ऑलरेडी दी हुई होती है। फिक्स्ड कॉस्ट मतलब क्या है, इनिशियल कॉस्ट। इनिशियल मतलब व्हेन x = 0 फिक्स्ड कॉस्ट दी हुई होती है, वहां से हम लोग वैल्यू पुट करके K की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है जी, so let us start question based on these marginal function and marginal revenue function and marginal cost function. Now question based on this marginal cost and marginal revenue. Marginal cost given at 30 plus 2x and it is known that fixed cost is equals to 200. Fixed cost is equals to 200 मतलब when x is equals to 0 c was equals to 200, क्योंकि x = 0 था तो उस वक्त कोई वेरिएबल कॉस्ट नहीं होती है,
तो हम लोग ये कंसिडर करेंगे, इसके साथ लिखना तो लिख लीजिए, दैट इज x is equals to 0, it implies c is equals to 200. फिक्स कॉस्ट 200 का मतलब यही होता है। इसके बाद सबसे पहले कहा फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट। देखिए टोटल कॉस्ट, अब बेटा टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी, cx is equals to integral of marginal cost with respect to x. So cx is equals to integral 30 plus 2x dx. So cx will become equals to 30x plus 2x square over 2 plus k. k मतलब कांस्टेंट, so 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, cx is equals to 30x plus x square plus k. अब बेटा यहाँ पे k की वैल्यू भी निकालनी है, और k की वैल्यू कैसे निकलेगी, with these given condition, क्योंकि फिक्स कॉस्ट 200 गिवन है, मतलब when x is equals to 0 फिर c की वैल्यू 200 थी। सो बाय गिवन कंडीशन, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं, बाय गिवन कंडीशन क्या करना है, x की वैल्यू 0 पुट कर देनी है, तो cx की वैल्यू 200 आ जाएगी। सो 200 इज इक्वल्स टू 0 प्लस k, तो k की वैल्यू कितनी आ जाती है, 200। जनरली वैसे भी हम लोग ये कंसीडर करते हैं कि टोटल कॉस्ट फंक्शन क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, तो हम लोग प्लस फिक्स्ड कॉस्ट भी कर लेते हैं, बट देयर आर चांसेस जहां पे हमारी फिक्स्ड कॉस्ट 200 के अलावा कुछ भी हो, कुछ और भी हो सकती है, तो वहां पे हम लोग चेंज करेंगे अकॉर्डिंगली। इसलिए हर बार बेस्ट वे यही होता है कि हम लोग यही फॉर्मूला लगाएं, यही मेथड। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, पुट इन 1, तो टोटल कॉस्ट cx will become equals to 30x plus x square plus 200। ठीक है जी, ये आया था ना 30x plus x square plus 200। अब इसके बाद कहा द कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग आउटपुट फ्रॉम 100 to 200 यूनिट। अब कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग आउटपुट फ्रॉम 100 to 200 यूनिट करने के बेटा दो तरीके हैं। पहला तरीका ये होता है, सेकंड मेथड के लिए वी नीड टू फाइंड आउट C200 माइनस C100, मतलब जो ये टोटल कॉस्ट आई है इसमें हम लोग वैल्यू x की 200 पुट कर देंगे, वैल्यू 100 पुट कर देंगे, माइनस कर देंगे, दैट इज cx इज इक्वल्स टू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 200 पुट करते हैं, 30 into 200 प्लस 200 का स्क्वायर प्लस 200 माइनस 100 पुट करेंगे, 30 into 100 प्लस 100 का स्क्वायर प्लस 200, ये सारी टर्म्स माइनस होगी। 30 into 200 6000 प्लस 40,000 प्लस 200 माइनस 3000 प्लस 10,000, ये भी माइनस का कर लेते हैं, माइनस 200, ये माइनस 200 प्लस का 200 कर दिया, 46,000 में से 13,000 माइनस किया तो ये आ जाता है 33,000। दिस इज कॉस्ट आउटपुट फ्रॉम मूविंग फ्रॉम 200 to 100। एक तरीका तो ये है कि आप टोटल कॉस्ट निकालिए और उसके बाद इसको माइनस कर दीजिए। दूसरा तरीका जो इंटीग्रल्स के ऊपर बेस्ड है बेटा, अब सेकंड मेथड क्या है, डायरेक्ट फाइंड आउट करते हैं हम लोग। सेकंड मेथड क्या है, कॉस्ट आउटपुट, क्योंकि क्वेश्चन में कॉस्ट आउटपुट पूछी है। अनदर मेथड and that method is cost output is equals to integral of marginal cost from 100 to 200 dx। डायरेक्टली हम लोग इसको डेफिनेट इंटीग्रल के तरीके से भी कर सकते हैं, यानी कि 100 to 200 30 plus 2x dx, और इसको सॉल्व करेंगे 30x plus x स्क्वायर आ जाएगा 100 से लेकर 200, और जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये भी हमारे पास बेटा 33,000 भी आएगा। तो अपनी चॉइस है कि हम लोग टोटल कॉस्ट फंक्शन निकालने के बाद हम लोग कॉस्ट आउटपुट निकालना चाहते हैं, तो इस तरह से करना है, जो सी फंक्शन है उसमें x की वैल्यू 200 पुट कर देनी माइनस 100, या आप लोग जो मार्जिनल कॉस्ट गिवन है इसी में 100 से लेकर 200 तक डेफिनेट इंटीग्रल फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट वाज वन एग्जांपल फॉर दिस मार्जिनल फंक्शन से मार्जिनल कॉस्ट से कॉस्ट निकालनी है। सो रिमेनिंग क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके।